हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिखर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज आप पढ़ेंगे भारतीय नदी तंत्र, मतलब कि इंडियन रिवर सिस्टम। ठीक है, तो इंडियन रिवर सिस्टम जो है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो पॉइंट्स हैं वो एक एक पॉइंट को हम बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जो भारतीय नदी तंत्र है उसको दो भागों में बांटा गया। एक तो हिमालयी अपवातंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवातंत्र। हिमालयी अपवातंत्र मतलब जो हिमालय से नदियां निकलती हैं, और हिमालय कहाँ है? भारत के उत्तर में। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं उत्तरी भारत का अपवातंत्र या हिमालयी अपवातंत्र। ठीक है, उसके बाद बात आती है प्रायद्वीपीय अपवातंत्र। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? भूमि का या फिर भूमि का वह हिस्सा जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रायद्वीपीय भाग है इसमें मध्य का भी कुछ हिस्सा आता है, बाकी जो पूरा का पूरा है वो दक्षिण का हिस्सा आता है। ठीक है, दक्षिण के हिस्से को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय अपवातंत्र। और ये जो प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, ये किसका भाग है? तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। इसीलिए जो प्रायद्वीपीय भाग है ये बहुत ही प्राचीन है। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये यहाँ पर लिखा है, एक तो यहाँ पर आपने देखा कि तंत्र लिखा हुआ है, दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है अपवाह तंत्र। तो ये अपवाह किसे कहते हैं, तंत्र किसे कहते हैं? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं। अब यहाँ पर वाहिकाओं का मतलब नदी से है। देखो, ये एक परिभाषा है कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सीधी सी भाषा में अगर बात समझी जाए तो ये देखो नदियां बह रही हैं, ठीक है, और इन नदियों का जो प्रवाह है एक निश्चित प्रवाह से ये नदियां बह रही हैं, और इसी के प्रवाह को हम क्या कहेंगे? अपवाह कहेंगे। ठीक है, अब अपवाह तंत्र, ये पूरा तंत्र क्या होता है? अब ये नदियों का जो जाल सा फैला हुआ है, परिभाषा से समझेंगे तो वाहिकाओं का जाल, या यहाँ पर सीधी भाषा में आप समझिए, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन समझना तो जरूरी है, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो नदियां हैं इनके प्रवाह को तो अपवाह कहते हैं, लेकिन ये जो पूरा का पूरा जाल जैसा फैला हुआ है इसको हम कहते हैं तंत्र। तो ये पूरा मिलके हो जाता है। ये तो सिंधु नदी के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने सिंधु को बनाया हुआ है यहाँ पर। तो इसके अंतर्गत जितनी भी नदियां हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, ये पूरा जाल सा फैला हुआ है, जैसे बोलते हैं आप कंकाल तंत्र। तो उसमें देखिए सब हड्डियां हड्डियां होती है ना, तो पूरा एक ढांचा जैसा बना होता है, उसी को हम बोलते हैं तंत्र। ठीक है, तो अब बात आती है कि हिमालयी अपवाह तंत्र की जो नदियां होती हैं वो कैसी होती हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं ना। तो जो हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत नदियां आती हैं वो किस तरह की होती हैं? तो हिमालय एक पर्वत है, ठीक है, जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ रहता है, और जो पर्वत है उसमें बहुत से क्या होते हैं? हिमनद पाए जाते हैं, ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो ग्लेशियर पिघलते रहते हैं और उसी से ये नदियां जल प्राप्त करती रहती हैं। ठीक है, तो जो हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत नदियां आती हैं, ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर इस क्षेत्र की नदियां बारहमासी होती हैं। इस क्षेत्र की नदियां कैसी होती हैं? बारहमासी होती हैं। बारहमासी का मतलब क्या होता है कि 12 महीने ये बहती रहती है, कभी भी सूखती नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं सूखती है? क्योंकि एक तो ये वर्षा का जल प्राप्त करती हैं, ठीक है, दूसरा इतने ये हिमालय से निकलती हैं, तो हिमालय में इतने हिमनद हैं, वो हिमनद पिघलने से क्या होता है? हमेशा इनमें पानी आता ही रहता है, आता ही रहता है। तो ये क्या होता है? कभी भी सूखती नहीं है। ठीक है, ये इन नदियों की खासियत है। ठीक है, और जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियां हैं ये तो केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं, इसीलिए ये बारहमासी नहीं होती हैं। और ये जो हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियां होती हैं वो एक मतलब एक मार्ग में नहीं बहती हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि अपना मार्ग बदलती रहती हैं, और मैदानी क्षेत्र में ये सर्पाकार आकृति में भी बहती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्या, ये तो बात हो गई आपकी, ये हिमालयी अपवाह तंत्र समझ लिया आपने, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र समझ लिया, अपवाह क्या होता है, तंत्र क्या होता है,
प्रायद्वीपीय हिमालय पोहतंत्र की नदियां कैसी होती हैं, प्रायद्वीपीय पोहतंत्र की नदियां कैसी होती हैं। अब हम जानेंगे कि हिमालय पोहतंत्र के अंतर्गत कौन से नदी तंत्र आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला तो आप पढ़ेंगे इसमें सिंधु नदी तंत्र। क्या पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र। उसके बाद पढ़ेंगे आप गंगा नदी तंत्र। और सबसे लास्ट में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, इन नदियों के आगे सब में तंत्र लगा हुआ है कि इन नदियों की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो पूरा क्या होता है कि जाल जैसा बना देती हैं। जैसे इसी में देखिए, ये एक नदी है सिंधु, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इनकी अन्य जो नदियां हैं वो सहायक नदियां हैं। तो ये क्या होता है कि ये पूरा जाल सा फैला देती हैं, और इसीलिए हम सब कहीं क्या लिखते हैं, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, अब यहाँ पर ज्यादातर जो चीजें हैं वो मैप से क्लियर करिए। मैं आपको एक एक चीज, एक एक पॉइंट समझाऊंगी। यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने पढ़ा था हिमालय, जब पढ़ा था तो हिमालय में आप लोगों ने ट्रांस हिमालय पढ़ा था। ट्रांस हिमालय में ट्रांस हिमालय का जो उत्तरी पर्वत था या जो उत्तरी पर्वत श्रेणी थी वो कौन सी थी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। और काराकोरम पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा था जो कहाँ पड़ता था, तिब्बत में पड़ता था। ठीक है, और तिब्बत कहाँ पड़ता है, चीन में पड़ता है। और तिब्बत में जो काराकोरम श्रेणी का हिस्सा पड़ता था उसको हम क्या कहते थे, कैलाश पर्वत। ठीक है, तो अब ये कैलाश पर्वत जो है ये अभी हमारे बहुत काम आने वाला है। ये पिछले पार्ट में भी आप लोगों ने पढ़ा है जब हिमालय पढ़ा था, और अभी भी आप पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि जब आपने हिमालय पढ़ा था तब आप लोगों ने पढ़ा था कि काराकोरम का ही हिस्सा है ये कैलाश पर्वत। ठीक है, तो जो कैलाश पर्वत है यहाँ पर है एक झील, कैलाश पर्वत में ही है एक झील, और उसका नाम क्या है, पहले तो उसको लिख लीजिए, कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत में क्या है, एक झील है, उसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील के निकट एक हिमनद पड़ता है, उसका नाम क्या है, बोखरचू। बोखरचू। ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि ये है कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत में एक झील पड़ती है जिसका नाम है मानसरोवर झील, और इसी के निकट में एक हिमनद है जिसका नाम है बोखरचू। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, सिंधु नदी के बारे में, मतलब सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहीं से निकलती है क्या, सिंधु नदी, कैलाश पर्वत से ही निकलती है सिंधु नदी। ये देखिए, यहाँ से पहले तो ये कहाँ थी, तिब्बत कहाँ पड़ता है, चीन में पड़ता है, तो ये कहाँ स्थित थी, तिब्बत में। तो तिब्बत से आई, फिर भारत में इसने लद्दाख में प्रवेश किया, और लद्दाख से प्रवेश करते हुए फिर भारत के बाद ये पाकिस्तान में आ गई, और पाकिस्तान के बाद इधर आते हुए फिर क्या होगा, अरब सागर में गिर जाएगी। और ये जो है ये उसकी सहायक नदियां हैं। तो आइए, इधर मैं लिखती भी हूँ और आपको समझाती भी हूँ, लेकिन ये रफ कर रही हूँ। आप लोग बस क्या है, एक एक चीज को ध्यान से पढ़िए, सारी चीजें जो हैं वो यहीं पे क्लियर हो जाएंगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर लिखिए सिंधु नदी तंत्र नंबर 1 पे, सिंधु नदी तंत्र। अब सिंधु नदी तंत्र जो है, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे सिंधु नदी कितने राज्यों में होकर बहती है। तो देखिए, ये कहाँ से निकली, चीन से, चीन में तिब्बत से। तो यहाँ पर लिख लीजिए चीन, सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए
चीन, या फिर तिब्बत भी आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट में मैं लिखे दे रही हूँ तिब्बत, तिब्बत। उसके बाद कहाँ प्रवेश करती है? भारत में। तो कहाँ आ गई? भारत। और भारत के बाद कहाँ आ जाती है? पाकिस्तान में, यहां से आ जाती है, प्रवेश कर लेती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पाकिस्तान। तो सिंधु नदी जो है वो कुल कितने देशों में बहती है? तो 3 देशों से होकर बहती है। एक तो हो गया चीन, दूसरा हो गया भारत, और तीसरा हो गया पाकिस्तान। ठीक, अगला पॉइंट, ये जो सिंधु नदी है ना, ये हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है। कैसी है? पश्चिमी नदी। तो ये भी एक पॉइंट लिख लीजिए, यह हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है, यह हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसका उद्गम स्थल या उद्गम स्थान। उद्गम स्थल मतलब, उद्गम का मतलब जहां से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी देखिए, ध्यान से देखिएगा जो मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? एक तो निकलती है कैलाश पर्वत। कहाँ से? पूछा जा सकता है कि कैलाश पर्वत। ठीक है, कहाँ से निकल रही? कैलाश पर्वत से। तो यहाँ पर लिख लीजिए कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत में ही एक झील स्थित है, उसका नाम क्या है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील के निकट एक हिमनद है, उसका नाम क्या है? बोखरचू। क्या है? बोखरचू। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये तीनों चीजें देख के कि एक नदी के 3 उद्गम स्थल, मैं क्या बताऊंगा, मैं याद क्या रखूंगा? तो आपको यहाँ पर बारीकी से समझना है और तीनों याद रखना है। देखिए कैलाश पर्वत, हाँ एक चीज और नोट कर लीजिए यहाँ पे कि ये जो कैलाश पर्वत है ये है कहाँ? तो तिब्बत में पड़ता है। कहाँ? तिब्बत में। और तिब्बत कहाँ पड़ता है? चीन में। ठीक है, तो अब देखिए एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन में सीधा दिया होता है कि कैलाश पर्वत से निकलती है। तो एक तो आपको कैलाश पर्वत मिल जाए तो कैलाश पर्वत लगाना है, दूसरा कि कैलाश मानसरोवर झील भी कहीं कहीं, दोनों ये दिए होते हैं मिक्स करके कि कैलाश मानसरोवर झील, तो वो लगाना है। या तो फिर केवल दिया होगा कि मानसरोवर झील से निकलती है। दूसरा कभी कभी दिया होता है कि बोखरचू नामक हिमनद से निकलती है, तो बोखरचू भी हो सकता है। और कहाँ से निकलती है? किस देश से? तो तिब्बत से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो उद्गम स्थान, ये आपके सारे के सारे ही उद्गम स्थान है। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, किसी का थोड़ा कम जल प्राप्त कर रही होगी, किसी का ज्यादा जल प्राप्त कर रही होगी, और ये तीनों के तीनों कहाँ है? पास ही पास में है। तो इसलिए क्या है कि कैलाश पर्वत पे ही मानसरोवर झील है, और मानसरोवर झील के निकट में बोखरचू हिमनद है। इसीलिए इनमें क्या होता है, कभी कभी जरूरी नहीं कि मानसरोवर ही पूछे या कैलाश पर्वत ही पूछे या बोखरचू पूछे, कभी क्या होता है कि अलग अलग करके भी पूछ सकता है। तो इसलिए ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि ये जो सिंधु नदी है, ये देखिए इसकी सहायक नदियां कितनी है? 1 2 3 4, और एक ये हो गई, सॉरी 1 2 3 4 5 नदियां जो हैं ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब एक बात देखिए, ये नदियां चीन से आ रही हैं, तिब्बत से आ रही हैं। 2 ही नदियां तिब्बत से आ रही हैं, कौन सी? एक तो सिंधु, साथ से ही सिंधु, और साथ से ही सतलज। केवल 2 नदियां आ रही है सिंधु से, बाकी नदियां देखिए कहाँ से? भारत से ही निकल रही हैं, है ना। लेकिन ये नदियां कहाँ जा रही हैं? ये पाकिस्तान में आ रही, और पाकिस्तान से होती हुई तब अरब सागर में गिरेंगी। अब ये बताइए, कहीं का भी देख लीजिए
कि आप मेरी चीज़ें यूज कर रहे हो, मेरी जगह ले रहे हो, या कुछ भी ऐसा थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। तो ये बताइए कि हम कुछ मांगेंगे नहीं, ठीक है, कहेंगे हमें पैसा चाहिए तो मेरी जगह यूज कर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर है, ये नदियां हैं, ठीक है। अब ये नदियां पाकिस्तान से होकर जा रही हैं, तो पाकिस्तान ने बोला कि ये नदियां मतलब ये हमको भी चाहिए। तो ये सिंधु नदी को लेकर एक सिंधु नदी के जल को लेकर एक समझौता हुआ। कब हुआ? 1960 में। यहाँ पर लिखिए, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो 1960 में हुआ। जो सिंधु जल समझौता हुआ वो 1960 में हुआ, और ये समझौता किसके बीच में हुआ? पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो इन नदियों का जो है वो विभाजन कर दिया गया। विभाजन का मतलब बांट दिया गया कि कुछ नदियों का जल तो तुम मतलब पाकिस्तान यूज कर सकते हो, कुछ नदियों का जल जो है वो भारत यूज कर सकता है। अब किन नदियों का जल पाकिस्तान यूज करेगा और किन नदियों का जल भारत यूज करेगा, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ऊपर से देखिए, एक तो झेलम हो गई, दूसरी हो गई आपकी चिनाब, तीसरी हो गई रावी। तो यहाँ पर लिखिए अगला पॉइंट, सिंधु झेलम और चिनाब। सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीन नदियों का जो जल कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। सिंधु, झेलम, चिनाब, पाकिस्तान। इन तीन नदियों का जो अधिकार है वो किसके पास है? पाकिस्तान के पास। जब ये समझौता हुआ था तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो ये सिंधु, ऊपर से देखिए, इनका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है, ये जो नदियों का क्रम है, सिंधु, झेलम, चिनाब, ऊपर से आइए, देखिए बस आपको क्रम याद रखना, अपने दिमाग में, माइंड में सेट करना है चीजों को, ठीक है। बाकी चीजें तो आपको याद ही रहेंगी। जब आपको ये पूरा का पूरा ये तंत्र याद रहेगा ना, तो आप ऐसे ही बता देंगे कि कौन सी नदियां जो है वो भारत के पास है और कौन सी नदियां पाकिस्तान के पास। अब ऊपर से देखिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये तीन नदियां किसके पास हो गए? पाकिस्तान के पास। ये रावी नहीं, जबकि ये सिंधु होगी। तो सिंधु, झेलम, चिनाब ये पाकिस्तान के पास हो गए। बची रावी, व्यास और सतलज। इन तीन नदियों का जल जो है वो कौन यूज करेगा? तो ये भारत यूज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट साथ में लिख लीजिए, सिंधु के बाद देखिए, सॉरी, चिनाब के बाद रावी, व्यास, सतलज। रावी, व्यास और सतलज, इन नदियों का पूरा अधिकार किसको प्राप्त था जल यूज करने का? तो उनको था भारत का, भारत को, ठीक है। तो ये तीन नदियां भारत के पास और ये तीन नदियां पाकिस्तान के पास। अब देखिए, सारी नदियां जो हैं वो तो भारत से होकर ही जा रही हैं, तो अब भाई भारत भी कहेगा कि ये नदियां मेरे यहाँ से होकर जा रही हैं और मैं इनका जल बिल्कुल भी क्यों नहीं यूज कर सकता। तो ये जो पाकिस्तान में तीन नदियां जाती हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों के पूरे नदी प्रक्रम का जो जल है उसका 20% जल भारत उपयोग कर सकता है। कितना? 20%। 20% जल जो है वो भारत यूज कर सकता है। तो क्या हुआ कि जो 20% जल था वो बोल दिया गया कि भारत यूज कर सकता है। इस तरह से क्या हुआ कि सिंधु नदी के जल को लेकर समझौता हो गया, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि जो सिंधु नदी है वो भारत के किस राज्य में बहती है, किस राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी भारत के एकमात्र राज्य, और वो कौन सा है? लद्दाख राज्य से होकर बहती है। तो इसको मैं रफ कर दूं क्या? भाई स्पेस नहीं बचा है, रफ कर देती हूँ उसको, इसको आप लोग लिख लीजिएगा।
आगे जो है ये सिंधु नदी कहाँ से बहती है? सिंधु नदी भारत के लद्दाख राज्य से होकर बहती है। भारत के लद्दाख राज्य से होकर बहती है। देखिए ये जो नदी है ना, ये केवल भारत के एक ही राज्य से होकर बहती है, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि वो कौन सा राज्य है जिससे सिंधु नदी बहती है। तो वो राज्य है लद्दाख। अब लद्दाख में एक शहर है, कभी कभी पूछ किया जाता है ना किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो लद्दाख में एक शहर है, उसका नाम क्या है? लेह। ठीक है, जो कि लद्दाख की राजधानी भी है। ठीक है, तो जो लेह शहर है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये भी लिख लीजिए, लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। देखिए हर एक सब्जेक्ट का ना पूरा नोट्स बनाइए, ये आपको ना एग्जाम टाइम पे बहुत ही काम देंगे। कि अब आप ऐसे ही पढ़ लिए, अभी तो आपको याद हो गया, लेकिन क्या हुआ 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद आप इन चीजों को भूल गए। अब कहाँ से आप रिवीजन करेंगे? वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन वीडियो देखना थोड़ा टफ हो जाता है ना, तो इसलिए प्रॉपरली नोट्स होने ही चाहिए। अब देखिए ये 5 नदियां जो हैं, ये जब एक जगह पे मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं? पाकिस्तान में मिलती हैं। और जब ये मिलती हैं तो इनको पंचनद कहा जाता है। 5 नदियां जहां पर मिले पंचनद। कहाँ पर मिलती है? मिठानकोट के पास। तो जो ये सिंधु नदी है, ये अरब सागर में गिरने से पहले पंचनद का जल प्राप्त करती है। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लिखिए, सिंधु नदी अरब सागर में गिरने से पहले पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद मिठानकोट के पास। लिखिए, सिंधु नदी अरब सागर में गिरने से पहले मिठानकोट के पास पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद का जल प्राप्त करती है। ठीक है, ये नदी तो आ रही थी, सिंधु नदी यहाँ से होती हुई वो तो अपना आ रही थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ बीच में, ये जो नदियां इसकी सहायक नदियां थी, वो सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चिनाब नदी। सबसे बड़ी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी वो कौन सी है? वो चिनाब नदी है। ठीक है, और चिनाब नदी ही बाकी बहनों को लेकर जाती है, मतलब कि बाकी जो छोटी नदियां हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियां छोटी जो हैं, उनको चिनाब ही अपने में लेकर के जाती है। और यहाँ पर क्या होता है कि पंचनद का निर्माण करती है, और यही पंचनद क्या होता है? सिंधु नदी में मिल जाता है, और तब सिंधु नदी जाके अरब सागर में गिरती है। अब पंचनद में कौन सी नदियां शामिल होती हैं? तो यहाँ पर पंचनद लिखा है, इसके नीचे ही मैं लिख देती हूँ कौन कौन सी पंचनद में नदियां आएंगी। ऊपर से गिन लीजिए, झेलम, कौन सी आएंगी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, और एक इधर लिखे देती हूँ व्यास, सतलज। हो गई ना 5 नदियां? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। अब इनका क्रम याद रखना भी बहुत जरूरी है। तो क्रम कैसे याद रखेंगे? देखिए, सिंधु, 2 ही नदियां हैं जो तिब्बत से निकल रही, एक तो सिंधु और दूसरी हो गई आपकी कौन सी? सतलज।
और सबसे ऊपर सिंधु, सा से सिंधु, सा से सतलज, और दोनों की दोनों कहाँ से निकल रही हैं, तिब्बत से निकल रही हैं, और एक जो है सबसे ऊपर एक नीचे। तो सिंधु तो आपको पता है कि भारत के केवल एक ही राज्य से होकर निकलती है, वो राज्य कौन सा है, लद्दाख, और लद्दाख कहाँ है, ऊपर। तो इसका मतलब है कि सिंधु नदी जो है वो ऊपर यहाँ से बहती हुई जाएगी लद्दाख से, ठीक है। बची सतलज, सतलज सबसे नीचे आ जाएगी, ठीक है। और जो बीच में है उनका क्रम याद कर लीजिए, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, ठीक है। ऊपर से एक बार फिर से, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये तो आपको मतलब ये तो याद ही रहेगा कि सबसे ऊपर सिंधु, सबसे नीचे सतलज, ये 4 नदियां याद कर लीजिए, क्रम याद हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं को कहा जाता है पंचनद। और ये कहाँ मिलती हैं, तो ये मिठानकोट के पास में मिलती है। और ये मिठानकोट कहाँ है, तो ये है पाकिस्तान में, ठीक है। अब सिंधु नदी तंत्र जो है उसके जो पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको बता दी। अब हम पढ़ेंगे इनकी सहायक नदियों के बारे में, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देती हूँ। सिंधु नदी की सहायक नदियां, सहायक नदियां, ठीक है। तो हम क्रम से ही चलेंगे। सिंधु पढ़ी मैंने, सिंधु मेन थी, ठीक है। और सिंधु के बाद क्या है, हम झेलम पढ़ेंगे। झेलम क्या है, उसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो अब हेडिंग डालिए यहाँ पर झेलम नंबर 1 पे, ठीक है। तो झेलम नदी जो है इसको हम वितस्ता नदी भी कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि इसका ओल्ड नेम पूछ लिया जाता है, मतलब पुराना नाम, पहले इसको क्या कहते थे, तो पहले इसको वितस्ता नदी कहते थे। तो इसको भी लिख लीजिए, झेलम को और क्या कहा जाता है, वितस्ता, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, इसको वितस्ता नदी कहा जाता है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है, उद्गम स्थल, तो इसका उद्गम स्थल है वेरीनाग झील, वेरीनाग झील। और वेरीनाग झील कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, देखिए झेलम को एक तो वितस्ता कहा जाता है, दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि ये कहाँ से निकलती है, तो ये वेरीनाग झील से निकलती है। अब देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं, झेलम मतलब झेल रही है, निकलती कहाँ से, वेरीनाग से, मतलब किसको झेल रही है, नाग, नाग को झेल रही है। तो ऐसे आपको कनेक्ट करके याद हो जाएगा, है ना। झेलम नदी और उद्गम स्थान कहाँ हो जाएगा, वेरीनाग, ठीक है। तो झेल रही है किसको, नाग को। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है कि ये जो झेलम नदी है ये अरब सागर में, सॉरी पाकिस्तान में पहुंचने से पहले या एंटर करने से पहले कहाँ से होकर बहती है, देखिए पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ऊलर झील से होकर बहती है, कहाँ से, ऊलर झील से होकर बहती है, ऊलर झील से होकर बहती है। ऊलर झील से होकर बहती है, ठीक है। और ऊलर झील, भैया ऊलर झील का मतलब क्या है यहाँ पर, ऊलर झील कैसी है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। तो ये कैसी है, ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि मैं आपको झील पढ़ा चुकी हूँ। सबसे बड़ी
मीठे पानी की झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील है, ठीक है। तो ये जो झेलम नदी है, ये जब पाकिस्तान में एंटर करने चलती है, प्रवेश करने चलती है, तो उससे पहले क्या है कि उलर झील से होकर बहती है, और उलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, चिनाब नदी। ये है चिनाब नदी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, चिनाब नदी के बारे में। तो यहाँ पर नंबर 2 पे डाल लीजिए चिनाब नदी। चिनाब नदी को पहले क्या बोला जाता था, अस्किनी, अस्किनी, ठीक है। तो ये जो चिनाब नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो चिनाब नदी का उद्गम होता है बड़ा लाचा दर्रा से। कहाँ से होता है, बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा से। बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है। अब देखिए, ये जो चिनाब नदी है, ये दो धाराओं से मिलकर बनी है, या दो सरिताओं से। कैसे, देखिए, ये हो गई ये हो गई एक धारा, ठीक, एक हो गई ये धारा। अब ये एक हो गई चंद्र, और दूसरी हो गई भागा, चंद्र, और इसका नाम है भागा। ये दो धाराएं हैं, एक का नाम है चंद्र, दूसरी का नाम है भागा, और ये दोनों जब यहाँ पर मिलके एक मतलब एक धारा बन जाती है, तब इसको बोला जाता है क्या, चंद्रभागा, चंद्रभागा, ठीक है। तो ये चिनाब नदी एक तो सबसे बड़ी सहायक नदी है, किसकी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। दूसरा इसमें एक मेन पॉइंट जो है वो ये है कि ये दो सरिताओं से मिलकर बनी, एक चंद्र दूसरा भागा, और जब ये दोनों मिलती है तो इसको कहा जाता है चंद्रभागा, ठीक है। और एक चीज देखिए, ये हिमाचल प्रदेश में, ये बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, और जब निकलती है तब इसकी दो सरिताएं होती हैं, एक चंद्र दूसरा भागा, और हिमाचल प्रदेश में ही ये एक धारा में बहने लगती है, मतलब इसकी जो दोनों धाराएं हैं वो मिल जाती हैं और मिलके एक धारा में बहने लगती हैं, तब इसको कहा जाता है चंद्रभागा। और चंद्रभागा जो इसका नाम है वो कहाँ पर है, तो वो हिमाचल प्रदेश में है, बाकी इसको चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इतना नोट करिए। उसके बाद पढ़ते हैं रावी नदी के। तो झेलम और चिनाब तो हो गई, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रावी नदी के बारे में। रावी, व्यास, सतलज, ये बची हुई है। चलिए यहाँ पर नंबर 3 पे रावी नदी। रावी नदी का और नाम क्या है, तो इसको एक तो परसुड़ी कहा जाता है, या इरावती, या इरावती, ये नाम पुराणों में देखने को मिलता है, परसुड़ी या इरावती, ठीक है, रावी नदी का नाम है। इनके प्राचीन नाम मैं लिखवा रही हूँ, आपको याद जरूर रखना है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं कि व्यास नदी को क्या कहते थे, झेलम नदी को क्या कहते थे, ठीक है, रावी नदी को क्या कहते थे, इस प्रकार से। अब ये जो रावी नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, उद्गम स्थल, इसका जो उद्गम स्थल है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रे से, तो रोहतांग दर्रा है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसका जो ये रावी नदी है, तो ये रोहतांग दर्रे से निकलती है, और रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल
हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें रावी नदी में तो बस इतना ही है। उसके बाद देखते हैं व्यास नदी। व्यास नदी और व्यास नदी का अन्य नाम क्या है? तो व्यास को कहा जाता है विपाशा। क्या? विपाशा। तो व्यास विपाशा रिलेटेड सा है एक दूसरे से, देखिए मिलता जुलता है तो याद हो जाएगा थोड़ा जल्दी। ठीक है, तो ये जो व्यास नदी ये कहाँ से निकलती है? ये भी रोहतांग दर्रे से। देखिए आगे, रोहतांग दर्रे के निकट, रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड से। ठीक है, तो जो ये व्यास नदी है रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है ये। तो देखिए जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन में व्यास कुंड ही मिले, लेकिन जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है वो व्यास कुंड ही है। और रोहतांग दर्रा भी आपको साथ साथ में याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि ये जो व्यास नदी है, पहले ये जो मैंने ये पूरा जाल सा बनाया है तंत्र, इसको एक बार समझिए। देखिए मैंने ये झेलम नदी बनाई। ये कौन सी नदी बनाई? झेलम बनाई। ये झेलम बहती हुई आ रही है, ये यहाँ पर आई, और ये मैंने बनाया तीर का निशान, क्योंकि ये यहाँ पर आकर मिली किससे? चिनाब से। और चिनाब नदी जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी का मतलब हुआ कि जो उसकी अन्य छोटी छोटी सहायक नदियां हैं वो किस में मिलती हैं? आकर चिनाब में मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे ये है चिनाब, ये वाली जो नदी है यही है चिनाब। तो चिनाब नदी ये यहाँ से आई है, यहाँ से आती हुई यहाँ से इस प्रकार से ये सिंध में मिलती है। ठीक है, लेकिन देखिए बाकी नदियों को लेकर कौन आ रहा है? चिनाब लेकर आ रही है ना। तो देखिए ये झेलम थी, ये यहाँ से आती हुई चिनाब में यहाँ पर मिली। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये कौन सी नदी है? रावी। ये रावी नदी है, ये यहाँ से आती हुई इस प्रकार से यहाँ पर मिली। अब देखिए ये है व्यास। व्यास नदी यहीं से निकली, मतलब भारत में ही निकली, और भारत में ही क्या हुआ? सतलज नदी में मिल गई। ठीक है, तो ये व्यास नदी जो है ये बहुत ही छोटी है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर सतलज नदी से मिल जाती है, और सतलज नदी यहाँ से आती हुई इस प्रकार से यहाँ पर मिलती है। तो देख सकते हैं आप, अगर सबसे दूर तक कोई नदी गई है तो वो चिनाब है। यहाँ से स्टार्ट हुई है और बीच में सारी नदियों को लेते हुए खुद जाके सिंधु में मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए व्यास कहाँ मिलती है? ये देखिए यह नदी हरके बैराज के पास, हरके बैराज कहाँ है? पंजाब में। पंजाब भारत है ना, पंजाब। हरके बैराज के पास सतलज नदी से मिल जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि व्यास नदी क्या है कि हिमाचल प्रदेश से निकली और पंजाब में आकर हरके बैराज के पास सतलज नदी में मिल गई। तो क्या है कि ये थोड़ी दूर तक ही फैली है, ये एक छोटी सी नदी है जो कि सतलज में मिलके तब आके चिनाब में मिलती है, चिनाब आके सिंधु में मिलती, तब ये जाकर के अरब सागर में सारी की सारी नदियों का जल प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, मतलब गिर जाता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है सतलज नदी की। तो व्यास नदी, आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी, क्योंकि यही थोड़ा है कि भारत में ही निकलती है और भारत में ही मिल जाती है दूसरी नदी से। आगे देखिए नंबर 5 पे सतलज नदी। सतलज नदी इसको कहा जाता है सतुद्री। ठीक है,
तो ये कहाँ से निकलती है, मैंने बताया था आपको, सिंधु सबसे ऊपर, सबसे नीचे सतलज, सा से सिंधु, सा से सतलज। और दोनों कहाँ से निकलती हैं, तिब्बत से। तिब्बत कहाँ है, चीन में, और वहां पर क्या है, एक कैलाश पर्वत है, वहीं से निकलती हैं। कहीं पे ये हो सकता है कि कैलाश पर्वत से, कोई मानसरोवर से निकल रहा है, बस इतना सा ही अंतर है। तो देखिए ये कहाँ से निकल रही है, मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से, राकसताल झील से। कहां से निकलती है, राकसताल झील से। और ये कहां से निकलती थी, ये तो बुखरचू से निकलती है, ठीक है। अगर पूछा जाए किस हिमनद से निकलती है, तो बुखरचू से। किस हिमनद से निकलती है, तो मानसरोवर झील से निकलती है। सॉरी, हिमनद नहीं, किस झील से निकलती है, तो मानसरोवर झील से निकलती है। किस हिमनद से निकलती है, बुखरचू से निकलती है। किस पर्वत पे ये स्थित है, तो कैलाश पर्वत पे स्थित है। किस देश से होकर निकलती है, तिब्बत से निकलती है, ठीक है। तो वही बात नीचे वाली नदी पे भी लागू करती है कि ये वो मानसरोवर के निकट कैलाश पर्वत या मानसरोवर के निकट बुकरचू से निकलती है, और ये नदी जो है ये मानसरोवर के निकट राकसताल झील से निकलती है। और कहाँ से आती है, तिब्बत से आती है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि ये तिब्बत से ही आती है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, ये जो सतलज नदी आती है ये भारत में कैसे प्रवेश करती है, ये देखिए। शिवकीला दर्रे से, शिवकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये जो नदी है सतलज नदी, ये शिवकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन ज्यादातर बनता है कि किस दर्रे से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, तो शिवकीला दर्रे से, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको दर्रे पढ़ाए थे, ठीक है। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, लास्ट पॉइंट है कि ये जो सतलज नदी है इस पर एक बांध बना है, उसका नाम है भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। तो ये फिलहाल जो मैं आपको बांध और परियोजनाएं पढ़ाऊंगी तभी आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी देख लीजिए ताकि जो चीजें आप पढ़ चुके उनका रिवीजन हो जाएगा और जो नहीं पढ़े वो पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर लिखती हूँ मैं, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध इसी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो भाखड़ा नागल बांध कहाँ स्थित है, तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। और इस तरह से आप खुश हो जाइए कि जो आपका सिंधु नदी तंत्र है वो हो चुका है पूरा समाप्त, खत्म, ठीक है। और इसके बाद पढ़ेंगे हम सिंधु नदी तंत्र के बाद हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, और गंगा नदी तंत्र के बाद पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। एक में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि क्लास थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग क्लासेस में पढ़िए, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक जरूर करिए, धन्यवाद।